प्यारे बच्चों, आज हम लोग मात्रक और मापन के अंतर्गत मापन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मात्रक और बीमा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। मापन क्या होती है, पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को लिख देते हैं, कथन को लिख देते हैं। तो ये कथन हम लोग का है, किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में या अंक में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। यह जो मापन है एक तरह का तुलनात्मक प्रक्रिया है। हम लोग बोल सकते हैं यह एक प्रकार का तुलनात्मक प्रक्रिया, यानी कि तुलना करने के लिए उपयोग में हम लोग लाते हैं। तो मापन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई टेबल हम लोग का है, ये टेबल हम लोग यहाँ पर बना दिए, ये टेबल है, आप सपोज कीजिए यह टेबल है ना, और ये टेबल है कोई, तो इसका हम लोग को लेंथ मापना है, इसकी लंबाई मापनी है कि कितना चौड़ा है ना, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तो हम लोग लेंगे और इसका मेजरमेंट करेंगे, हम लोग लेंगे और इसका हम लोग माप करेंगे। तो माप करेंगे तो लिख पाएंगे, हो सकता है कि इसकी लंबाई जो है हम लोग को मानते हैं कि 80 सेंटीमीटर इसकी लंबाई प्राप्त होगी, या लंबाई हम लोग मापे, हो सकता है 1.2 मीटर मिल गया, या और चौड़ाई मापे, हो सकता है 40 सेंटीमीटर हो सकता है कि चौड़ाई इसकी जो है 60 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग जो है इसको मापे हैं, तो देख रहे हैं, तो किसी भौतिक राशि का परिमाण ना, यानी कि हम लोग इसको मापे हैं, तो कुछ यहाँ पर मान मिला, देख रहे हैं ना, तो यही इसका क्या कहलाएगा, परिमाण हो जाएगा। यानी कि भौतिक राशि, तो भौतिक राशि का मतलब हो गया लंबाई, भौतिक राशि का मतलब हो गया चौड़ाई, और उसका परिमाण, तो परिमाण यही हो गया 80। तो परिमाण को संख्या में या अंक में, तो बच्चों संख्या और अंक का मतलब क्या है, तो अंक का मतलब हम लोग का है, अंक का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारा ही अंक कहलाता है। तो टोटल अंक कितने हैं, 10, 1, 2, 3, यहाँ काउंटिंग करेंगे 10। तो 0 से लेकर 9 तक ये कहलाता है अंक। और संख्या कितनी होता है, अनंत। संख्या कितना होता है, अनंत, यानी कि अंकों का जो समूह है वही संख्या है। तो एल बराबर हम लोग जो है अगर लेते हैं 1 मीटर, तो यह क्या हो जाता है, अंक हो जाता है। ओके, तो इस तरह से जो भी भौतिक राशि का परिमाण होगा, यानी कि लंबाई का जो अभी परिमाण होगा, वह अंक में या संख्या में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही मापन कही जाती है। और हम लोग यह, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखे हैं कि लंबाई 80 सेंटीमीटर है और इसके रिस्पेक्ट में चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, लंबाई 80 है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि लंबाई अधिक है, लंबाई क्या है, अधिक है, और चौड़ाई क्या है, कम है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और उसके शरीर का तापमान मापा जाता है। तो इसके शरीर का जब तापमान मापा जाता है, तो मान लेते हैं शरीर का तापमान मापा जाए, तो हो सकता है किसी का आ जाए 100 डिग्री से और किसी का आ जाए 98.7 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट में ले लीजिए, फ़ारेनहाइट, और ये हम लोग ले लीजिए 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 100 डिग्री आए, चाहे मान लीजिए 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 101 बोलता है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि उसका शरीर गर्म है, उसको फीवर है, और इतना बोल रहे हैं तो यानी कि उसका शरीर क्या है, नॉर्मल है। यानी कि 101 केवल बोल दिए हम लोग, तो इसका मतलब है कि हमारा फीवर 101 है, तो हम लोग बोल दिए कि जो है इसका शरीर ज़्यादा गर्म होगा, 98 है यानी कि नॉर्मल होगा। अगर वहीं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे, तो अब इसका शरीर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में 101 वाले के रिस्पेक्ट में,
इस तरह से हम लोग तुलना कर रहे हैं। देख रहे हैं 101 वाला भी गर्म है, 104 वाला भी गर्म है, लेकिन जब इन दोनों का तुलना कीजिएगा तो बोलिएगा 104 वाला का शरीर ज़्यादा गर्म है। किसके इस रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष? तो 101 डिग्री वाले फ़ारेनहाइट के सापेक्ष। तो इस तरह से हम लोग यह भी बोल सकते हैं यह एक तुलनात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पर हम लोग जो है यह तुलना करने के मूल भावना से हम लोग मापन का उपयोग करते हैं। यह जो मापन है, हम लोग मापन विभिन्न तरह की राशियों का हम लोग कर सकते हैं। मापन हम लोग जो है लंबाई का कर सकते हैं, मापन हम लोग जो है द्रव्यमान का कर सकते हैं, मापन हम लोग जो है बल का कर सकते हैं, मापन हम लोग जो है क्षेत्रफल का कर सकते हैं, मापन विभिन्न तरह की भौतिक राशियों का की जा सकती है। आइए हम लोग बारी बारी से कुछ भौतिक राशियों के मापन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई का मापन के लिए काम करते हैं। लंबाई का मापन, तो लंबाई की जो माप है यह दो विधि से की जाती है। एक विधि को बोलते हैं परोक्ष विधि, एक विधि को बोलते हैं हम लोग परोक्ष विधि, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। और दूसरे को बोलते हैं सीधी विधि, सीधी विधि, और इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सवाल है कि ये सीधी विधि का मतलब क्या है और परोक्ष विधि का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। तो बहुत सारी ऐसी लंबाई होती है जिसको सीधे यंत्र से मापना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम लोग लंबाई के मापन में सीधे यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे हम लोग, तब उस विधि को ही हम लोग बोलते हैं परोक्ष विधि। जब, फिर से बोल देते हैं, जब लंबाई का मापन जो है, लंबाई की माप जो है सीधे यंत्र के द्वारा नहीं की जाती है, तब उस विधि को ही बोलते हैं हम लोग परोक्ष विधि। सपोज मान लीजिए कि चंद्रमा से पृथ्वी के बीच का दूरी मापना है। यह पृथ्वी है, यह क्या है, पृथ्वी है, और यह क्या है, चंद्रमा है, और इन दोनों के बीच की दूरी मापना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर स्केल लेंगे, फीता लेंगे और यहाँ से यहाँ मापना शुरू कर देंगे? नहीं, ये संभव नहीं है। यानी कि डायरेक्ट हम लोग जो है यंत्र की सहायता यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापने के लिए हम लोग जो है इनडायरेक्ट वे से, हम लोग दूसरे तरीके से, हम लोग डायरेक्ट से में यंत्र की सहायता से माप नहीं कर पाएंगे। तब इन दोनों के बीच की दूरी मापने के लिए जो भी विधि उपयोग में लाई जाती है, उस विधि को ही परोक्ष विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये विधि कहलाता है परोक्ष विधि। दूसरा हम लोग का है, दूसरा है सीधी विधि। तो सीधी विधि का मतलब क्या है? सीधी विधि का मतलब हो गया जब लंबाई की माप सीधे यंत्र की सहायता से की जाती है, तब उस विधि को ही बोलते हैं सीधी विधि। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को दीवार की माप करना है, टेबल का माप करना है, टेबल की लंबाई की माप करना है। ये टेबल है और इस टेबल की लंबाई की माप करना है। तो लंबाई का माप करना है तो सीधे लेंगे हम लोग। अब फीता लेते हैं, मीटर स्केल लेते हैं, और मीटर स्केल से हम लोग जो सीधे क्या करते हैं, माप कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है, यानी कि सीधे यंत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। जब यंत्र का हम लोग डायरेक्ट हम लोग यूज करने लगेंगे तो वह विधि ही क्या कहलाएगा, सीधी विधि। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो जब यंत्र का सीधे यूज किया जाएगा तो उसको बोलेंगे सीधी विधि, और जब यंत्र का डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे तो उसे ही हम लोग बोलते हैं परोक्ष विधि। आइए कुछ हम लोग लंबाई की माप जो है परोक्ष विधि से किस किस तरह से हम लोग करेंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों आइए अब हम लोग लंबाई की माप परोक्ष विधि द्वारा किस तरह से की जाती है हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पहला हम लोग का है किसी स्थान से पहाड़ के बीच की दूरी मापना। मान लेते हैं कि ये पहाड़ है, मान लेते हैं कि ये पहाड़ है ना, और किसी स्थान से, यानी कि मान लेते हैं कि ये कोई एक हम लोग टावर ले लिए और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, और यहाँ से और पहाड़ के बीच की दूरी को हम लोग को मापना है कि कितना दूरी पर पहाड़ है। तो इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसे इको, क्या बोलेंगे हम लोग, उसे इको और रिफ्लेक्शन मेथड का नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन मेथड,
यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतिध्वनि विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये विधि है क्या? तो इस तरह के विधि के द्वारा जो है हम लोग किसी स्थान से पहाड़ के बीच की दूरी मापी जाती है। इसमें ऊंचे टावर से कोई व्यक्ति जो है पहाड़ की तरफ जो है ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करेगा? ध्वनि उत्पन्न करेगा। ध्वनि उत्पन्न करेगा तो ध्वनि उत्पन्न करेगा तो ध्वनि जो है जाएगा और पहाड़ से टकरा कर वापस आएगा। पहाड़ से टकरा कर और फिर ध्वनि क्या हो जाएगा? वापस आएगा। तो यह व्यक्ति जब ध्वनि यहाँ से उत्पन्न करेगा तो ध्वनि जाएगा। मान लीजिए यह ध्वनि किस वेग से जा रहा है? v वेग से। तो हम लोग जो है जैसे ही ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न की जाती है तो उसका टाइमिंग नोट कर लेते हैं। टाइमिंग हम लोग नोट करते हैं और ये ध्वनि जाएगा और जब टकरा कर फिर आएगा तो जाने में, ध्वनि के जाने में और ध्वनि के आने में लगे कुल समय को हम लोग माप कर लेते हैं। मान लेते हैं कुल समय क्या है? t है। यह समय क्या है? जाने के लिए भी है और आने के लिए, दोनों इसमें इंक्लूड है। और यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो हम लोग को दूरी निकालना है, x का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने क्या होता है? समय होता है, या चाल बराबर दूरी बटा समय, यह भी बोल सकते हैं आप। चूंकि दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का चाल क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। चाल क्या हो जाएगा? v। तो हम लोग लिख दिए v। और समय क्या लेंगे? समय या केवल जाने के लिए लेंगे या केवल आने के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? केवल जाने या केवल आने वाला समय यहाँ पर लिखना है। ध्यान देना है, केवल जाने वाला नहीं तो केवल आने वाला। या लिख देते हैं केवल जाने वाला समय या केवल आने वाला समय, दोनों में से एक ही लेना है। लेकिन यह टी जो है दोनों है, जाने के लिए भी और आने के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस समय का आधा कर देते हैं। समय का आधा करते हैं और दूरी क्या आ जाएगा? x। तो इस तरह से हम लोग दूरी का मान निकाल लेते हैं। तो x के बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं ध्वनि की चाल। क्योंकि माध्यम हम लोग का भिन्न, यहाँ पर जो है हवा का घनत्व तो अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसकी दिशा भी चेंज हो सकती है। तो ध्वनि की चाल ले लेंगे। और टी क्या है? तो टी का हम मतलब हो गया ध्वनि के जाने एवं आने में लगा कुल समय। तो इस तरह से हम लोग दूरी की माप कर लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग टावर या पेड़ की ऊंचाई के माप के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कोई पेड़ है और ये कोई टावर है। कोई एक केस में हम लोग समझेंगे, दोनों की जो वर्णन है वो सेम प्रकार से होगी। तो हम लोग टावर के यहाँ पर पेड़ के लिए कर देते हैं, टावर के केस में भी ऐसा ही करेंगे। तो ये पेड़ की ऊंचाई कैसे मापेंगे हम लोग कि ये यहाँ से लेकर और ये कितनी ऊंची पेड़ है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि एज का मान निकालना है। तो ये कैसे हम लोग माप करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि फीता लेंगे पेड़ के बीचों बीच डाल देंगे, तो संभव है नहीं। तो इसीलिए तो हम लोग जो है डायरेक्ट हम लोग माप कर पाएंगे नहीं, या सबसे ऊपर जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो इस तरह से इसका सीधे विधि द्वारा मापन करना जो है डिफिकल्ट काम होगा। तो हम लोग कौन सा विधि उपयोग करेंगे? परोक्ष विधि द्वारा इस पेड़ की या टावर की ऊंचाई की माप करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ दूरी पर, इस पेड़ से कुछ दूरी पर, तो देखिए हम लोग जो है इस पेड़ से कुछ दूरी पर जो है हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ये दूरी। तो पेड़ के आधार से, और यह मापना तो इजी है, इसको मापना आसान है। तो हम लोग कुछ दूरी पर ले लिए और मान लेते हैं ये ए, और इस बिंदु को मान लिए बी, और यह जो बिंदु है इसको मान लिए हम लोग सी, और हम लोग इसको मिला देते हैं। सीधी रेखा है, यह जो है एक सीधी रेखा। अब हम लोग क्या करते हैं? ये जो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी है, इस ऊंची चोटी से और यहाँ पर ए बिंदु पर जो है, यहाँ को दोनों को हम लोग जो है यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल का माप कर लेते हैं। तो एंगल का माप करना इजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखेंगे तो एक सीधी रेखा खींचेंगे तो एंगल का हम लोग यहाँ पर माप कर लेंगे आसानी से। ये माप क्या हो गया? मान लेते हैं एंगल कितना आ गया? थीटा एंगल आ गया।
ये ऊंचाई एच है, ऊंचाई एच है और ये थीटा है और दूरी को माप सकते, एच को माप करना मुश्किल हो जाएगा। थीटा माप कर सकते हैं हम लोग और एक्स माप कर सकते हैं, एच हम लोग को निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज है यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहाँ 90 डिग्री होता है बच्चों, वहां पर हम लोग एंगल लेते हैं। तो देखिए यहाँ उसको बीच में रखेंगे हम लोग, यहाँ 90 डिग्री वाला को हम लोग बीच में रखेंगे, तो इसीलिए हम लोग लिखे ए बी सी, तो जहाँ 90 डिग्री है उसको हम लोग बीच में रख दिए। अब ये देखिए जब ये समकोण त्रिभुज है तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा, लंब और बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि tan थीटा इक्वल टू लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा x। इस तरह से h बराबर लिखना चाहेंगे x tan थीटा ना। तो ये h क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई हो गई, और x क्या हो गया, ये आधार से इस बिंदु के बीच की दूरी हो गई। ये दूरी हम लोग को माप लेना है, एंगल में माप लेना है। इस तरह से हम लोग जो है इनडायरेक्ट वे में जो है पेड़ की ऊंचाई की माप हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से ये टावर के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। ये टावर हम लोग ले लेंगे और यहाँ से मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ना, और यह सतह हम लोग ले लेते हैं और इसके बीच की दूरी को हम लोग माप कर लेते हैं। ये दूरी माप कर लेंगे, ये एच हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, और इसको मान लीजिए ए बी और इसको मान लेंगे हम लोग सी। ये एंगल माप कर लिए हम लोग, दूरी माप कर लिए, एच निकालना है। यही केस जो है सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग जो काम कर देंगे, यही वाला चीज़, और उस तरह से ये एच का मान निकल जाएगा। तो बच्चों हम लोग टावर या पेड़ की ऊंचाई के माप के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त किए।